जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास करेंगे। आज समझते हैं जीव विज्ञान अर्थात इसे अगर देखा जाए तो जीव प्लस विज्ञान होता है। अर्थात कह सकते हैं जीव का मतलब सजीव होता है। विज्ञान का अर्थ अध्ययन होगा, अर्थात सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को अगर देखा जाए विज्ञान में तो दो भागों में बांटा गया है। एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का अर्थ पेड़ पौधा होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और जिसके पिता या जनक थियोफ्रेस्टस हैं तथा जंतु विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु मीन्स जितना भी जीव है, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, मानव, इस सभी के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता या जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं जिसमें है कोशिका। किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। जैसे समझे एक घर बनाना हो तो घर के लिए ईंट, बालू, सीमेंट की आवश्यकता होती है। यदि घर बनाने में बालू ना भी मिले और सीमेंट ना भी मिले तो भी हम घर बना सकते हैं। अर्थात ईंट को एक के ऊपर एक सैंत कर भी घर बनाया जा सकता है। या जिस प्रकार केमिस्ट्री भाषा में अगर बोला जाए तत्व अणु और अणु का छोटा भाग परमाणु होता है। मीन्स परमाणु से बड़ा अणु और अणु मिलकर तत्व और तत्व मिलाकर यौगिक बनाया जाता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि यौगिक का सबसे छोटा भाग परमाणु है। ठीक उसी प्रकार से अगर समझा जाए किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। अगर मानव शरीर की बात किया जाए तो मानव शरीर अंग तंत्र अंग से मिलकर बना होता है। अंग उत्तक से बना होता है और उत्तक कोशिका से। अर्थात इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आइए अब हम समझते हैं कोशिका की खोज। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में
सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे, जो कोशिका एक मृत कोशिका थी। इस कारण से रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने कोशिका की खोज कॉर्क अर्थात पेड़ की छाल में किया था। पेड़ की छाल में किया था। जबकि 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किया था। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज जीवाणु में किया था। इसलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जबकि देखा जाए मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। नेफ्रोसिस कहा जाता है अर्थात मृत कोशिका कहने का मतलब जिस प्रकार नाखून को आप काटते हैं, नाखून को काटते समय दर्द नहीं होता है, या आप बाल को काटते हैं तो बालों के काटते समय दर्द का अनुभव नहीं होता है, तो नाखून और बाल में जो कोशिका पाई जाती है वो एक मृत कोशिका होती है। अर्थात मृत कोशिका को ही नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि यदि कोशिका विभाजन सिद्धांत की बात किया जाए तो बिरचाउ ने दिया था। इसका मतलब होता है, अर्थात कोशिका विभाजन सिद्धांत का मतलब देखा जाए तो होता है कि प्रत्येक नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से ही बना होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन सिद्धांत बिरचाउ ने दिया था। अगर देखा जाए पूरे पृथ्वी की यदि बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, तो पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, तथा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होगा। सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा
और सबसे छोटी कोशिका की यदि बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा होगा। जबकि मानव का बात किया जाए, मानव का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका मादा का ओवम होता है, अर्थात अंडाशय होता है। यदि मानव का सबसे छोटा कोशिका को बात किया जाए, मानव का सबसे छोटा कोशिका पुरुष का शुक्राणु होता है, अर्थात कह सकते हैं सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु होता है। मानव में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। मानव का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। इस कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, अर्थात इसमें तारककाय नहीं पाया जाता है। तारककाय की अनुपस्थिति में इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है। इसी कारण से मानव के सर में यदि चोट लगता है और यदि तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस मानव का मृत्यु हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मानव की कोशिका में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन यकृत में होता है, अर्थात नोट में हम कह सकते हैं कि यकृत में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। यकृत में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, मानव का सबसे बड़ा कोशिका अंडाशय, मानव का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, मानव का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, और मानव के तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का तारककाय उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण से मानव के तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त होने से इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन की क्षमता यकृत में होता है। समझिए, अब सभी जीव, पृथ्वी पर जितना भी जीव उपस्थित है, सभी जीव का आकार एक जैसा नहीं होता। सभी जीव का आकार अलग अलग होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जीवों में कोशिका का आकार बराबर नहीं होगा, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सभी जीवों में कोशिका की संख्या भी बराबर नहीं होता है।
कुछ ऐसा भी कोशिका होता है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जैसे यदि बात किया जाए तो विषाणु होगा। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यदि देखें कोशिका की यदि बात किया जाए तो कुछ मानव शरीर में या कुछ जीव का ऐसा भी कोशिका है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे यदि बात किया जाए अमीबा या मानव का WBC, अगर देखिएगा अमीबा का आप जिस आकार या जो आकार बना देते हैं वो अमीबा हो जाता है। अर्थात अमीबा का कोई फिक्स आकृति नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि बात किया जाए मानव का WBC अर्थात कहें तो श्वेत रक्त कोशिका, जिसे फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसकी कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के अंग होते हैं, अनेक अंग होते हैं। कोशिका के सभी अंग को सूचित करने के लिए कोशिकांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोशिकांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोशिका की अंग को सूचित करने के लिए कोशिकांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कोशिका के अंग। चलिए समझते हैं कोशिका। कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थात अगर कोशिका को देखा जाए, यदि कोशिका को देखा जाए तो एक बाहर झिल्ली पाया जाता है। जिस प्रकार से अगर आप एक कमरा बनाइएगा तो कमरा में भी सेम एक बाहर दीवार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कोशिका के बाहर भी एक पतला सा झिल्ली पाया जाता है और वह अर्थात यह झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। इससे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एक पतली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य कहने का अर्थ होता है कि इस कोशिका से आर पार सभी चीज नहीं हो सकता है, कुछ ही चीज इस कोशिका के आर पार हो सकता है। अर्थात यदि कहा जाए
तो अर्धपारगम्य का अर्थ होता है सभी चीज आर पार नहीं होना। जिस प्रकार आप देखते हैं चाय छन्नी में चाय आर पार हो जाता है लेकिन चाय पत्ती नहीं हो पाती है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली का भी कार्य यही होता है कि कुछ ही पदार्थ को कोशिका से बाहर जाने दिया जाए और कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रवेश की अनुमति दिया जाए। इस कारण से कोशिका झिल्ली को चयनात्मक भी कहा जाता है। चयनात्मक कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की यदि बात किया जाए तो यह प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। प्रोटीन का 2 परत होता है और लिपिड का 1 परत पाया जाता है। लिपिड कहने का अर्थ होता है वसा युक्त पदार्थ। वसा युक्त पदार्थ लिपिड कहलाता है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण होता है अर्थात हम जब सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन फेफड़ा के एल्वियोली से होते हुए ब्लड में मिलता है। अब ब्लड प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण के फलस्वरूप यहां पर एटीपी का निर्माण होता है, अर्थात एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। अर्थात 38 एटीपी से हमें एक ग्लूकोज का अणु प्राप्त होता है और ग्लूकोज का अणु से ही हमें ऊर्जा मिलती है। इस आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर या ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। अर्थात यदि माइटोकॉन्ड्रिया का आकृति अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचना होता है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। अर्थात देखा जाए तो पूरी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है। उस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र है। इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र इसलिए पड़ा क्योंकि इस चक्र का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे।
और उन्होंने अपने नाम पर ही इस चक्र का नाम रखा। आज यहीं पर रहने देते हैं। आज फर्स्ट क्लास बायो था। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। जय हिंद।